Today we are going to start chapter 13, Organisms and Populations. We have learned at chapter 9th chapter is not in the syllabus, and 11th, 10th, 11th and 12th chapters we will discuss at the end. Now 13th chapter includes organisms and pollutions and their interactions. First, ecology. What is ecology? Ecology is the branch of science which studies the interactions among organisms and between the organisms and its physical or biotic environment. इकोलॉजी क्या है? साइंस की ब्रांच है जिसमें किसकी स्टडी करेंगे? ऑर्गेनिजम्स आपस में कैसे इंटरेक्शंस करते हैं, उनकी इंटरेक्शंस की स्टडी, एंड ऑर्गेनिज्म एंड उनकी जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके बीच में जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं उनकी स्टडी. फिजिकल या अबायोटिक एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा? टेम्परेचर आ जाएगा या अदर जो भी फीचर्स हैं अबायोटिक, रेन है, वाटर है, इन सब से जैसे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स वो आ जाएगा. इनकी स्टडी जिस ब्रांच में करेंगे वो होगी इकोलॉजी. सो द फादर ऑफ इकोलॉजी इज E.P. ऑडम. E.P. ऑडम को क्या कहेंगे? फादर ऑफ इकोलॉजी. इन्होंने ही सबसे पहले एक्सप्लेन किया था इकोलॉजी को. अब इसके लिए पहले कुछ टर्म्स को देखना पड़ेगा, क्या क्या टर्म्स होते हैं इकोलॉजी के अंदर जिन्हें यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट, ऑर्गेनिज्म. लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एट इंडिविजुअल लेवल इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म क्या है? लिविंग कॉम्पोनेंट है, अलाइव है और इंडिविजुअल है. एक सिंगल इंडिविजुअल को क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म. कोई भी लिविंग, किसी भी स्पीशीज़ का लिविंग इंडिविजुअल क्या है? ऑर्गेनिज्म. Ecology at the organismic level is physiological ecology. अगर किस पे देखें अपन, ऑर्गेनिज्म लेवल पे देखें इकोलॉजी को, तब इसको क्या कहेंगे? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, विच रिवील्स हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट. इसमें क्या आएगा कि ऑर्गेनिज्म कैसे अडेप्टेड हैं एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए. लाइक कोई एनवायरनमेंट है, डेजर्ट एनवायरनमेंट है, उसमें रहने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे डेवलप हैं, या फिर कोई फॉरेस्ट है वहाँ पे रहने के लिए कैसे हैं, कैसे डेवलप्ड हैं, या पोलर रीजन पे रहने के लिए कोई ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप है. तो उसकी स्टडी कर रहे हैं अपन, एक पर्टिकुलर सिंगल ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं कि वो कैसे अडेप्टेड है, तब उसको कहेंगे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी. द ऑर्गेनिज्म इज़ द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की. अगर इकोलॉजिकल हायरार्की अपन देखें, इकोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज कर दें तो स्मॉलेस्ट क्या होगा? ऑर्गेनिज्म. जैसे क्लासीफाई करते हैं अपन टैक्सोनॉमी में, तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में क्या होता है? सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो है स्पीशीज़. अब अगर इकोलॉजिकल हायरार्की में देखें अपन, इकोलॉजिकल बेसिस पर उनको अरेंज करें, तब सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट आएगी वो क्या आएगी? ऑर्गेनिज्म आएगी. नाउ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की अडेप्टेशन की स्टडी कर रहे हैं, वो ब्रांच तो क्या हो गई? इकोलॉजी की अगेन ब्रांच हो गई फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी. अगर किसकी स्टडी करें? एक स्पीशीज़ की स्टडी करेंगे. स्पीशीज़ कैसे इंटरेक्ट कर रही है अदर स्पीशीज़ के साथ या फिर एनवायरनमेंट के साथ उसकी, तब इस ब्रांच को कहेंगे फिर ऑटेकोलॉजी. एंड अगर अपन देखें कम्युनिटी, एक कम्युनिटी कैसे इंटरेक्ट कर रही है अदर कम्युनिटीज़ के साथ, या फिर एक कम्युनिटी अपने जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके साथ कैसे रिएक्ट कर रही है, एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है, फिर उसको कहेंगे सिनेकोलॉजी. कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी है ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया. इसका भी आएगा. तो अगर अपन स्पीशीज और उसके एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन की स्टडी करें तब ऑटेकोलॉजी, कम्युनिटी एंड उसके एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन की स्टडी करें वो साइनिकोलॉजी, और एक ऑर्गेनिज्म के अडेप्टेशंस की स्टडी करें या इंटरेक्शंस की स्टडी करें तो वो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी. तो एक सिंगल इंडिविजुअल किसी भी स्पीशीज़ का वो होगा ऑर्गेनिज्म. अब population is defined as the sum total of all individuals of a species in a specific geographical area. अब एक पर्टिकुलर एरिया दे दें, इस एरिया में किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की कितने इंडिविजुअल हैं, उस पूरे इंडिविजुअल के ग्रुप को क्या कहेंगे फिर? पॉपुलेशन.
जैसे एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट है, वहाँ पे लायन स्पीशीज़ की कितने इंडिविजुअल हैं जो एक साथ रह रहे हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पर, वो क्या हो गई, उन लायन की पॉपुलेशन हो गई। ऐसे ह्यूमन भी मान लो कोई एक पर्टिकुलर कंट्री में जितने भी ह्यूमन हैं, यानी एक ह्यूमन स्पीशीज़ के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, वो सब वहाँ की क्या है, पॉपुलेशन है। Species is the species are the group of individuals of one or more populations which resemble each other and can interbreed among themselves. अब individuals one or more population के individuals की group जो एक दूसरे को रिजेंबल कर रहे हैं, देखने में एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं, उनके कैरेक्टर्स एक दूसरे के जैसे हैं, फंक्शंस एक दूसरे के जैसे हैं, और वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो जैसे ह्यूमंस का ही एग्जांपल ले लो, एक कंट्री में ह्यूमंस हैं, वो उस कंट्री की पॉपुलेशन, दूसरी कंट्री की ह्यूमन उस दूसरी कंट्री की पॉपुलेशन, और इन दोनों को ही क्या है, दोनों ही क्या है, ह्यूमंस ही हैं, देखने में क्या है, एक जैसे हैं, फंक्शंस एक जैसे हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो वो दोनों क्या है, फिर एक सेम स्पीशीज़ के अंदर आएंगे। किस स्पीशीज़ के अंदर आएंगे, ह्यूमंस के अंदर आएंगे। जैसे लायन, एक पर्टिकुलर मान लो फॉरेस्ट में लायन है, तो वो उस फॉरेस्ट की पॉपुलेशन, दूसरे फॉरेस्ट में लायन है, वो उस फॉरेस्ट की पॉपुलेशन, पर दोनों ही क्या है, एक जैसे हैं, एक जैसे फंक्शन है उनकी, और इंटरब्रीड कर सकते हैं, तो वो क्या बनाएंगे, फिर एक स्पीशीज़ बनाएंगे। नाउ बायोटिक कम्युनिटी क्या होगी, द असेंबलेज ऑफ ऑल द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन एन एरिया दैट इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स आर कॉल्ड बायोटिक कम्युनिटी। अब एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन, यानी एक फॉरेस्ट में लायन की पॉपुलेशन भी होगी, वहाँ पे फिर डियर की पॉपुलेशन भी होगी, वहाँ पे प्लांट्स की पॉपुलेशंस भी होंगी। तो इन सबको सबका कंबाइन असेंबलेज क्या होगा, उस एरिया का, यानी उस फॉरेस्ट का, फॉर एग्जांपल कम्युनिटी। तो एक पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग स्पीशीज़ की सारी पॉपुलेशन को अपन कंबाइन करके कहें तो वो क्या होगी, उस जगह की कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। अब ये कितने टाइप की होगी, फिर 3 टाइप्स की हो सकती है। प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, माइक्रोबियल कम्युनिटी। अगर कम्युनिटी अपन सिंपल कह रहे हैं तब तो उसमें अपन ने प्लांट भी ले लिए, एनिमल भी ले लिए, और माइक्रोब्स भी ले लिए। अगर फिर भी अपन अगर उनको और डिफ्रेंशिएट करके देखें तो क्या कर देंगे, प्लांट कम्युनिटी, जिसमें वहाँ पे किस किस टाइप की प्लांट की स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, पॉपुलेशंस प्रेजेंट हैं, वो हो जाएगी वहाँ की प्लांट कम्युनिटी। एनिमल कम्युनिटी में अपन सिर्फ एनिमल को कंसिडर कर लेंगे, और माइक्रोबियल में माइक्रोब्स को कंसिडर कर लेंगे। तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे किसी स्पीशीज़ की पॉपुलेशंस, अलग अलग स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को कंबाइन करके क्या कहेंगे, वहाँ पे प्लांट कम्युनिटी, और अलग अलग एनिमल स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को कंबाइन कहेंगे एनिमल कम्युनिटी, और अलग अलग माइक्रोब्स की पॉपुलेशन को कहेंगे माइक्रोबियल कम्युनिटी। नाउ इकोसिस्टम क्या है, द सम टोटल ऑफ द बायोटिक लिविंग एंड अबायोटिक नॉन लिविंग components of a particular geographical area being integrated through exchange of energy and recycling of nutrients are collectively called ecosystems. एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया पे जो भी बायोटिक लिविंग या अबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, जिनके बीच में क्या हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है एंड न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकिल हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, दोनों फैक्टर्स को मिला के इकोसिस्टम कहेंगे। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है, पूरा सिस्टम है जिसके अंदर क्या आ जाते हैं, अबायोटिक एंड बायोटिक दोनों कंपोनेंट्स आ जाते हैं एक पर्टिकुलर जगह पर, उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है एंड न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकिल हो रहा है, तब उस पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। बायो, द लार्ज unit of environment consisting of a major vegetation type and its associated fauna in a specific climate zone is called a biome. अब biome क्या होगा, बायोम में एक स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन अगर अपन स्पेसिफिक ले लें, क्लाइमेट ले लें अपन, कोल्ड क्लाइमेट में अपन देखें कि वहाँ पे जो मेजर वेजिटेशन टाइप के होगा, कॉनिफरस फॉरेस्ट होंगे, वहाँ पे कॉनिफर प्लांट्स होंगे, और वहाँ का फिर फोना उसी के अकॉर्डिंग होगा, तो वो क्या बन गया, बायोम बन गया। यानी कोई भी अगर कोल्ड रीजन होगा तो उस पर उसी टाइप का
सिमिलर वेजिटेशन मिलेगा और सिमिलर फोना मिलेगा, यानी कोल्ड रीजन एक बायोम बना लेगा। अब वो अर्थ के किसी भी एरिया पर प्रेजेंट हो, पर अगर कोल्ड रीजन है जिसपे सेम टाइप का वेजिटेशन और फोना प्रेजेंट है तो वो क्या है, एक ही बायोम है। ऐसे डेजर्ट कहीं पर भी हो, अगर उस पर सेम टाइप का वेजिटेशन है, सेम टाइप के फिर उसके अकॉर्डिंग फोना मिल रहे हैं वहाँ पे, यानी एनिमल्स मिल रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे फिर, डेजर्ट बायोम। तो कहीं पे भी अर्थ पर कहीं पे भी डेजर्ट है, वो किसके अंदर आएगा, डेजर्ट बायोम। एक ही बायोम है वो, कौन सा बायोम है, डेजर्ट बायोम। अब हो कहीं भी, उसकी क्लाइमेटिक जोन एक जैसा है, वहाँ का क्लाइमेट एक जैसा है, यानी हॉट वार्म क्लाइमेट है वहाँ का, एंड वहाँ का वेजिटेशन टाइप मेजर सेम ही है और फोना भी वहाँ का सेम ही होगा। तो मेजर बायोम्स क्या क्या हो जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, तो जहाँ पे भी ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है और रेन फॉरेस्ट वहाँ पे मिल रहे हैं, रेन हो रही है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ पे, रेनी है, तो वहाँ पे फिर एक ही टाइप के वेजिटेशन मिलेंगे। अब वो अर्थ पर किसी भी जगह पर, तो उसको क्या कह देंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऐसे सी कोस्ट, अब सी कोस्ट पे कहीं की भी सी कोस्ट हो, सिमिलर वेजिटेशन मिलेगा, सिमिलर फोना मिलेगा, तो उसको क्या कह देंगे, सी कोस्ट बायो। तो ये क्या हो जाते हैं, मेजर बायोम से। नाउ बायोस्फीयर, ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड आर कलेक्टिवली कॉल्ड बायोस्फीयर्स। अब कोई भी इकोसिस्टम कहीं का भी डेजर्ट का इकोसिस्टम हो, डेजर्ट के जो बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स हैं उनमें इंट्रैक्शन हो रहा हो, या पोलर रीजन्स का हो, या फॉरेस्ट का हो, कहीं का भी इकोसिस्टम है, पूरे अर्थ पे कंबाइंड जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उन सबको मिला के क्या कह देते हैं, बायोस्फीयर। नाउ हैबिटेट, हैबिटेट क्या होगा, एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रह रहा है, वो उसका क्या है, हैबिटेट है। ठीक है। अब नाइकी, द इकोलॉजिकल नाइकी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ कंडीशंस दैट इट कैन tolerate, the resources it utilizes, and its functional role in the ecological system। अब नाइकी क्या है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, वो कंडीशंस की कितनी रेंज को टॉलरेट कर सकता है, यानी ये मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है वो कितनी टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव कर सकता है, मान लो 20 to 30 डिग्री टेम्परेचर में सर्वाइव कर रहा है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग होगी रेंज, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ही अपन निकालते हैं नाइकी क्या है उसका, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किस टेम्परेचर रेंज में या किसी भी चीज़ की रेंज में, सलाइनिटी की रेंज हो, ह्यूमिडिटी की रेंज हो, किसी भी फैक्टर की रेंज को कितने को टॉलरेट कर सकता है, क्या क्या रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता है, यानी किस पे फीड कर रहा है वो, एंड इट्स फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम, उसका रोल क्या है, तो इसको कंबाइन क्या कहते हैं, उसका नाइकी। अगर अपन क्या कहें, किसी प्लांट की बात कर लें, प्लांट क्या कर रहा है, वो मान लो 20 to 30 डिग्री टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव कर रहा है, रिसोर्स क्या यूज़ कर रहा है, वो मिनरल्स को यूज़ कर रहा है, सनलाइट यूज़ कर रहा है, और उसका रोल क्या है, प्रोड्यूसर का रोल है, वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है फूड का, तो ये क्या है उसका नाइकी। यानी अपन कहें प्लांट का, किसी पर्टिकुलर प्लांट का नाइकी क्या है, कि वो 20-30 रेंज पर टेम्परेचर रेंज में रहेगा, मिनरल्स को यूटिलाइज़ करेगा, वाटर को यूटिलाइज़ करेगा, सनलाइट को यूटिलाइज़ करेगा और प्रोड्यूस करेगा फूड स्टफ, ये उसका नाइकी है। ठीक है। नाउ each species occupy a distinct Nike and no two species occupy the same Nike। अब नाइकी अपन ऑर्गेनिज्म के लिए निकाल सकते हैं, या फिर अपन फिर लार्जर स्केल पे बात करें तो स्पीशीज़ के लिए निकाल सकते हैं कि एक स्पीशीज़ कैसी रेंज में रह रही है, क्या यूटिलाइज कर रही है और उसका क्या रोल है। तो किसी भी दो स्पीशीज़ का नाइकी सेम नहीं होता, क्योंकि इतने सारे अपन उसमें कंपोनेंट्स को देख रहे हैं, रेफर कर रहे हैं इतनी सारी चीज़ों को, तो इतनी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम नहीं हो सकती किसी दो स्पीशीज़ के लिए, जैसे दो स्पीशीज़ का नाइकी कभी भी सेम नहीं हो सकता। नाउ एनवायरनमेंट, environment is referred to as the sum total of all physical and biotic conditions which influence the organism in terms of survival and reproduction।
अब एक कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, किसी भी स्पीशीज़ का ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उस ऑर्गेनिज्म को वो जहाँ पे रह रहा है उस पर्टिकुलर प्लेस की फिजिकल एंड बायोटिक कंडीशंस जो हैं या फैक्टर्स जो हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसके सर्वाइवल को एंड रिप्रोडक्शन को। कोई ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर रहा है या रिप्रोडक्शन कर रहा है तो इसको अफेक्ट करेंगी चीज़ें, उस जगह का फिजिकल फैक्टर भी अफेक्ट करेगा उसकी सर्वाइवल कैपेसिटी को एंड रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को, यानी वहाँ की लाइट है, वाटर अवेलेबिलिटी है, फूड अवेलेबिलिटी है, ये उसके सर्वाइवल को एंड रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करेगी। साथ में जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, मान लो उसका कोई प्रीडेटर है या कोई भी बायोटिक अदर फैक्टर उसका कॉम्पिटिटर है, वो अफेक्ट करेगा उसकी सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को। तो उसका सम टोटल की क्या क्या चीज़ उसको इफेक्ट कर रही है किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी को, तो उसको क्या कहेंगे, उसका एनवायरनमेंट, उस ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट। डिफरेंट सीजन्स आर ड्यू टू, अब एनवायरनमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। अब सीजन्स अलग अलग होते हैं, रोटेट, अब सीज़न अलग अलग क्यों होते हैं, ये अर्थ पर सीज़न के अलग अलग होने का रीज़न क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, कि सन क्या कर रही है, कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है अर्थ के चारों तरफ, इसलिए क्या होता है, सीजन्स चेंज होते रहते हैं। टिल्टिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सेस, और क्या होता है, उस स्ट्रीट्स एक्सेस पर रोटेट नहीं करती है, वो थोड़ा सा टिल्टेड होती है, ऐसे रोटेट करती है। देख तो रोटेशन सन के अराउंड, और वो खुद के एक्सेस पे रोटेट करती है, और एक्सेस भी क्या होता है उसका टिल्टेड होता है। इसकी वजह से सीजनल चेंजेस आते रहते हैं। द मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा। बायोम्स में अपन ने पहले पढ़ा है बायोम्स क्या है, तो बायोम में क्या कौन कौन से बायोम आ जाएंगे, मेन डेजर्ट, तो सारी ही जो अर्थ है उसकी जो डेजर्ट्स हैं वो मिलके क्या बना लेंगे, डेजर्ट बायोम। पूरी अर्थ के ग्रासलैंड्स मिलके क्या बना लेंगे, ग्रासलैंड बायोम, और रेन फॉरेस्ट मिलके बना लेंगे रेन फॉरेस्ट बायोम, एंड टुंड्रा रीजन्स जो होते हैं वो मिलके बना लेंगे टुंड्रा बायोम। तो बायोम्स अलग अलग होते हैं, इसका भी क्या रीज़न है, क्यों होते हैं बायोम्स अलग अलग, के कहीं पे तो डेजर्ट में तो इतनी गर्मी है, इतना हॉट वेदर है, और जो पोलर बायोम्स जो हैं, पोलर रीजन के जो हैं, या टुंड्रा जो हैं, टुंड्रा भी क्या होते हैं, कोल्ड बायोम्स हैं। ये इतने कोल्ड क्यों है, यहाँ पे इतना टेम्परेचर कम क्यों है, उसके भी रीजंस होते हैं। फिर क्या रीजंस हो सकते हैं, एनुअल वेरिएशंस इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, कि एनुअल वेरिएशन, एनुअली यानी पर ईयर क्या करता है, बायोम में जो अलग अलग बायोम होते हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर की इंटेंसिटी है या ड्यूरेशन है वो अलग अलग होती है। किसी एक जगह पर एक बायोम में जितनी इंटेंसिटी है या ड्यूरेशन है टेम्परेचर के, कितने टाइम तक टेम्परेचर वहाँ पे मिल रहा है, यानी मान लो सनलाइट से रिलेट कर सकते हैं अपन टेम्परेचर को वहाँ की, कि सनलाइट की इंटेंसिटी क्या है और ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम तक सनलाइट रह रही है, अवेलेबल है एनुअली। तो उसके अकॉर्डिंग पे बायोम्स अलग अलग होते हैं। जैसे कोल्ड जो बायोम्स होते हैं वहाँ पे सनलाइट कम टाइम के लिए रहती है, इंटेंसिटी भी कम होती है, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो गया, कोल्ड हो गया, वो कौन सा बायोम बन गया, फिर टुंड्रा बायोम बन गया। ऐसे जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे इंटेंसिटी और ड्यूरेशन टेम्परेचर की ज़्यादा होती है, सनलाइट ज़्यादा इंटेंस होती है एंड ज़्यादा टाइम तक रहती है, डे लेंथ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे फिर वार्म क्लाइमेट हो जाएगा, और कौन सा बायोम बन जाएगा, डेजर्ट बायोम बन जाएगा। तो इसकी वजह से इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर की वजह से बायोम अलग अलग होते हैं। एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेशन में यानी रेनिंग में या स्नो में ये भी वेरी करते हैं अलग अलग। जैसे डेजर्ट में तो रेन होता है पर स्नोइंग तो होती नहीं है, और टुंड्रा में स्नो होती है मेनली ज़्यादा, पूरी ईयर में थ्रू आउट द ईयर होती रहती है स्नोइंग। तो फिर वहाँ का क्लाइमेट अलग हो जाएगा, बायोम अलग हो जाएगा, डेजर्ट का बायोम अलग हो जाएगा। The above annual variations together with annual variation in precipitation thus form major biome। तो इसकी वजह से क्या बन जाते हैं, अलग अलग टाइप के बायोम्स बन जाते हैं। रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस विद इन ईच बायोम लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स। एक ही क्या है बायोम, एक ही मान लो डेजर्ट बायोम ही है या कोई रेन फॉरेस्ट बायोम है। अब उस बायोम तो बहुत बड़े स्केल पे ले लिया, अब उसमें भी रीजनल एंड लोकल अगर वेरिएशन आ जाए, पूरा डेजर्ट है उसमें एक पर्टिकुलर रीजन का क्या है अलग, वहाँ पे चेंज वेरिएशंस आ रहे हैं, वहाँ पे अलग है थोड़ा सा क्लाइमेट, थोड़ा सा फैक्टर्स वहाँ के अलग हैं, और दूसरे पार्ट के डेजर्ट की ही दूसरे पार्ट के जो फीचर्स हैं वो अलग हैं, तो वो क्या बना लेंगे, अलग अलग हैबिटेट्स बना लेंगे। तो ऐसे ही फिर जो मेजर स्केल पे तो क्या है बायोम्स, बायोम्स में फिर रीजनल लोकल स्केल पे क्या बन जाते हैं, हैबिटेट्स बन जाते हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ
इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी, बायोटिक में लिविंग थिंग्स आ जाएंगी। अबायोटिक में फिर क्या आ जाएंगी? नॉन लिविंग थिंग्स, टेम्परेचर है, वाटर, लाइट, सॉइल, ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। एंड लिविंग में फिर पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स, कॉम्पिटिटर्स, ये सारे आ जाएंगे जिनको स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ इकोलॉजी के फादर बताया था पहले E.P. ऑडम है, वो है इंटरनेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे अपन कहें इंडिया के, अगर देखें फादर ऑफ इकोलॉजी इंडिया में किसने डेवलप किया इकोलॉजी को, तो कौन होंगे फिर? वो रामदेव मिश्रा। तो फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया ये हैं रामदेव मिश्रा। इन्होंने एफर्ट्स किए इकोलॉजी को डेवलप करने के लिए, इकोलॉजिकल फील्ड्स में स्टडी करने के लिए इंडिया में। और फिर उन्होंने क्या इस्टेब्लिश की? द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इन 1984। ये जो मिनिस्ट्री है इसकी डेवलपमेंट किसने की? इसको किसने डेवलप किया इंडिया में? रामदेव मिश्रा ने। तो जो इकोलॉजी रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो किसके अंडर होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है इसके अंडर होते हैं। कब डेवलप हुआ था ये? 1984 में। किसने डेवलप किया था ये? रामदेव मिश्रा ने।